हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेवंचना क्लासेस। आज हम भी SOC 132 की यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कास्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कास्ट स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम की। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, फिर भी मैं चाहूँगी कि जितना अच्छे से मैं बता पाऊँ उतना बताने की कोशिश करूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरिये 6 फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। GS गुरिये हमारे सोशोलॉजिस्ट थे इंडिया के, जो कि एक मतलब फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी माने जाते हैं। उन्होंने कास्ट सिस्टम के 6 फीचर्स के बारे में बात की थी। ओके, चलिए पहले बात कर लेते हैं। पहला फीचर उन्होंने क्या बताया था? सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। उन्होंने बताया था कि जो हिंदू सोसाइटी है वो डिवाइडेड है कास्ट में। कास्ट जो मेंबरशिप है वो डिटरमाइन होती है बाय बर्थ, नॉट बेस्ड ऑन सिलेक्शन और अकम्पलिशमेंट। GS गुरे का मानना ये था कि कास्ट जो है ना मतलब जो हमारी सोसाइटी है वो सेगमेंट्स में बटी हुई है, अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है, और वो उन ग्रुप्स में हर एक को टर्म दी गई है कास्ट। देखिए, मैं आपको पहले इसका हिस्टोरिकल व्यू बताना चाहूँगी। पहले हमारे जो इंडियन वेदास है, ऋग्वेद वगैरह जो है, उन्होंने वर्ण सिस्टम बताया था। 4 वर्ण सिस्टम थे, जिसमें था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, उस वर्ण सिस्टम को फिर वैदिक पीरियड के बाद जो है मॉडर्न वैदिक पीरियड में उसको कास्ट सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया। उसमें जो शूद्र है उनकी अलग अलग कास्ट थी, ब्राह्मण्स को अलग अलग कास्ट में डिवाइड किया गया। इस तरह से कास्ट वर्ड आया। कास्ट जो है ये इंडियन वर्ड नहीं है। इंडिया में तो कास्ट को जाति बोला जाता था। ये जो है ब्रिटिशर्स की देन है जिन्होंने हमें कास्ट के बारे में बताया। ओके, चलिए बात करें कास्ट की। तो जो GS घुरिये थे उनका ये मानना था कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो सेगमेंट में बटी हुई है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी बच्चा किसी भी घर में जन्म लेता है तो उसके जन्म से ही कास्ट जो है डिफाइन हो जाती है। वो जिस घर में जन्म ले रहा है उस घर के जो मुखिया पिता है उसकी जो कास्ट होगी वही बच्चे की कास्ट होगी। ओके, चलिए बात करें हायरार्की की। जैसे मैंने बताया कि जो कास्ट है वो हायरार्की बेस्ड चलती है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। इसलिए सोशल और रिचुअल हायरार्की थी अमंग कास्ट में। मतलब जो बड़ी कास्ट के लोग हैं वो ज़्यादा रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हैं, छोटी कास्ट के जो लोग हैं वो रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकते। हाई और लो का यहाँ पे कॉन्सेप्ट था सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का। मतलब जो ज़्यादा बड़ी कास्ट से होगा उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, जो छोटी कास्ट से होगा वो उसको कम इम्पोर्टेंस मिलेगी। कास्ट सिस्टम्स में हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण्स है ना वो कास्ट सिस्टम के टॉप पे है, मतलब मोस्ट प्राइम पर्सन है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्योर एंड इम्प्योर का। प्योर का मतलब ये है कि मतलब जो हमारे ऋग्वेद है उसमें बोला गया था कि जो ब्रह्मा है ना, मतलब जो क्रिएटर है जिन्होंने सृष्टि को क्रिएट किया, उनके जो मुख थे ना, फेस था, उससे क्रिएट हुए ब्राह्मण। फिर जो हाथ पैर थी उससे क्रिएट हुए क्षत्रिय। जो मतलब जांघें थी ना, थाइस थी, उससे क्रिएट हुए वैश्य जो ट्रेड करते हैं। फिर जो पैर थे ना उनसे शूद्र का क्रिएशन हुआ है। इस वजह से माना जाता था कि जो ब्राह्मण्स है ना वो ज़्यादा प्योर है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो शूद्र है या अदर कास्ट है वो अच्छी नहीं होती, उनको टच नहीं करना चाहिए। अगर उनको टच हम करेंगे तो हम इम्प्योर हो जाएंगे। ओके, क्षत्रियस एंड वैश्यस इन बिटवीन। क्षत्रिय और वैश्यस जो है मिडल में थे, ना तो ज़्यादा सुपीरियर थे ना ज़्यादा इन्फीरियर थे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरेक्शन। जब कास्ट सिस्टम बना मॉडर्न वैदिक टाइम में, जब ये कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया, मतलब अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, चाहे वो कितना भी मतलब मूर्ख हो, फिर भी वो ब्राह्मण का ही बच्चा कहलाएगा और वो ब्राह्मण ही कहलाएगा और वो ब्राह्मण का ही काम करेगा। ब्राह्मण क्या करते थे? पढ़ते थे, लिखते थे, ज्ञान लेते थे। ओके, और जो हमारे रिचुअल्स थे वो करते थे।
थे। अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा है जिसको मतलब पहलवानी का बड़ा शौक है, जो लड़ाई करना चाहता है, युद्ध में जाना चाहता है, क्षत्रिय बनना चाहता है, वो नहीं बन सकता था। ओके, इस तरह से जो है रिजिडिटी आई हमारे कास्ट सिस्टम में। अब इसमें क्या था, एक रेस्ट्रिक्शन भी थी यहाँ पे कि कास्ट सिस्टम में प्योर एंड इम्प्योर माना जाता था। जो लोअर कास्ट थी वो नॉन वेज वगैरह कंज्यूम करती थी, बट अपर कास्ट जो है ये नॉन वेज वगैरह कंज्यूम नहीं करती थी। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया कि हम जो छोटी जातियाँ हैं ना वहाँ से खाना नहीं खाएंगे या उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि ये हमारी प्रतिभा को शोभा नहीं देता। ओके, रूल्स ऑन फूड एक्सचेंज एंड सोशल इंटरेक्शन। देखिए एक वर्ड यहाँ पे आया है कॉमन सैलिटी। देखिए कॉमन सैलिटी का मतलब ये होता है कि साथ में बैठकर भोजन करना। जैसे कि आप गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे में जब आप जाते हैं तो देखते हैं सभी लोग साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इसका ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन औरत है, कौन महिला है, कौन पुरुष है, कौन किस कास्ट का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन कास्ट सिस्टम में क्या था कि सभी लोग एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। रेस्ट्रिक्शन ऑन टाइप्स ऑफ फूड ईटन टुगेदर और एक्सचेंज, मतलब फूड का एक्सचेंज तो होता था। लोअर कास्ट से अपर कास्ट को फूड जो है प्रोवाइड किया जाता था, बट उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन थी। जैसे कि जो छोटी जातियाँ हैं वो बड़ी जातियों को कच्चा भोजन नहीं दे सकती। इसका मतलब ये है कि मतलब ब्राह्मण जो थे ना वो सिर्फ पक्का भोजन ही ले सकते हैं। पक्का भोजन मतलब ऐसा भोजन जो तेल में घी में बना हुआ हो, कुक्ड इन घी, वो वाला जो भोजन है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं लोअर कास्ट से। इसलिए आपने कई बार गांव में देखा होगा कि जब कोई भी त्यौहार या कोई अमावस्या वगैरह कुछ होती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हलवा बना के, पूरी बना के ब्राह्मण के घर दे के आते हैं। ये मैंने अपने बचपन में अपने गाँव में देखा है। ऐसा नहीं, कास्ट सिस्टम बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, नहीं हुआ है ज़ीरो। अभी धीरे 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 जैसे ही मॉडर्नाइजेशन आ रहा है तो ये कास्ट सिस्टम ख़त्म होगा। ओके, ब्राह्मण एक्सेप्ट पक्का फूड कुक्ड इन घी फ्रॉम एनी कम्युनिटी। ब्राह्मण कैन नॉट एक्सेप्ट कच्चा फूड। कच्चा फूड क्या होता है, ऐसा खाना जो कि पानी में बनाया गया हो। ओके, पॉल्यूशन कंसेप्ट रेस्ट्रिक्ट सोशल इंटरेक्शन, मतलब प्योर एंड प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट था कि जो छोटी जातियाँ हैं उनके घर से पानी नहीं पीना, उनके हाथ का खाना नहीं खाना और उनको टच नहीं करना या उनको अपने पास नहीं बिठाना, इस तरह के कॉन्सेप्ट थे। इस वजह जैसे जो सोशल इंटरेक्शन थी बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट वो बहुत ज़्यादा कम थी। ओके, चलिए बात करें सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एंड प्रिविलेजेस। सोसाइटी में कास्ट सिस्टम से क्या क्या डिसेबिलिटीज, रिलीजियस डिसेबिलिटी या प्रिविलेज किस किस को मिलती थी। देखिए, कास्ट कंसिडर मोर और लेस प्योर इन अ रिचुअल सेंस, मतलब कास्ट कौन सी धार्मिक भावना, मतलब कास्ट से डिपेंड होता था कि वो कितनी धार्मिक है। अगर अपर कास्ट है तो वो ज़्यादा धार्मिक होगी, वो ज़्यादा रिचुअलिस्टिक होगी। ओके, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा प्योर है। अपर कास्ट को क्या माना जाता था, प्योर माना जाता था। पॉल्यूशन एंड प्योरिटी आइडियोलॉजी रेगुलेट कास्ट रिलेशनशिप, ये पहले चेक किया जाता कौन सी कास्ट प्योर है, कौन सी कास्ट इम्प्योर है, और उसके अकॉर्डिंग जो कास्ट में रिलेशनशिप थी वो चलती थी। सुपीरियर कास्ट प्रैक्टिस टैबूज टू प्रिजर्व सेरेमोनियल प्योरिटी, मतलब वो अपनी प्योरिटी बनाए रखने के लिए झूठी बातें भी फैलाते थे, गलत गलत टैबूज भी फैलाते थे। इम्प्योर कास्ट फेस डिसेबिलिटीज, एग्जाम्पल फॉरबिडन फ्रॉम यूजिंग पब्लिक रोड, वेल्स और एंटरिंग टेम्पल्स। जो छोटी जो जातियाँ थी उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे अगर मान लीजिए कॉमन रोड है जो शहर को जा रहा है और उस रोड को सभी यूज़ कर सकते हैं, रोड पे क्या होता है, लेकिन जो अपर कास्ट थी वो मानती थी कि ये जो लोअर कास्ट है ना ये इम्प्योर है, इस वजह से रोड पे भी नहीं चलने देते थे उनको बोलते थे तुम जंगल के रास्ते जाओ, ये जैसे भी जाना, बट इस रोड पे नहीं जाओगे क्योंकि ये ब्राह्मण्स की रोड है, ब्राह्मण यहाँ से आते जाते हैं। ओके,
कस्टम ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल स्पेसिफिक टू ईच कास्ट, हर एक कास्ट के पर्टिकुलर कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं। बात करें रेस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज की, तो जीएस घुरिया ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो कास्ट है ना वो मेनली एंडोगैमी बेस्ड है। एंडोगैमी बेस्ड मतलब विद इन द सेम कास्ट आप मैरिज कर सकते हैं, अदर कास्ट में मैरिज नहीं कर सकते, जो कि आज के समय में भी भारत के कई गाँवों में हमें देखने को मिलता है। इवन मैं जिस गाँव से बिलोंग करती हूँ मुझे वहाँ भी देखने को मिलता है कि जो कास्ट है ना उसी कास्ट में शादी करनी है। अगर आप दूसरी कास्ट में शादी कर रहे हैं ना तो फैमिली वाले आपसे बात नहीं करेंगे, या जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो आपसे बात नहीं करेंगे, बोलेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा पाप कर दिया। इस तरह की धारणाएं मानी जाती थी। ओके, एंडोगैमी मीन्स मैरिज विद इन वन कास्ट और सब कास्ट इज इसेंशियल। जनरली मैरिज अकर विद इन द सेम कास्ट और सब कास्ट। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, अपर कास्ट मैन मैरिंग लोअर कास्ट वुमेन, हाइपरगैमी। देखिए एक बड़ी ही रोचक बात ये है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट को इम्प्योर मानते थे, लेकिन कई बार हमें ये देखने को मिला है कि जो अपर कास्ट के जो पुरुष है वो लोअर कास्ट की महिलाओं के साथ शादी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हाइपरगैमी। ओके, ये हमें कई जगहों पर देखने को मिली है। और जो लोअर कास्ट के पुरुष है ना वो अपर कास्ट की महिलाओं के साथ शादी नहीं कर सकते, ये होता ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो उस पर्सन की जान पे बनाती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, कास्ट सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है, मतलब बहुत रिजिडली एग्जिस्ट करता है, रिजिडली एग्जिस्ट नहीं करता बट हाँ थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है, वो धीरे धीरे ही जाएगा। लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, जैसे कि मैंने आपको एक पहले ही एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए एक ब्राह्मण के घर में एक बेटा पैदा हुआ और उस बेटे को के पास शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो पहलवानी करना चाहता है, उसकी डाइट अच्छी है, वो मतलब बिल्कुल हट्टा कट्टा पहलवान जैसा दिखने में है, और अब वो क्या चाहता है कि मैं युद्ध पे जाऊँ, मैं वीर बनूँ, मैं साहसी बनूँ, मुझे ये पंडितों की तरह पोथियाँ नहीं पढ़नी, मेरे को ये श्राद्ध व्राद्ध का काम नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे पहलवानी करनी है। ओके, तो अगर वो अपने पिताजी के पास जाएगा कि पिताजी मुझे पहलवानी करनी है, मुझे क्षत्रिय की तरह लड़ना है, तो उसके पिताजी क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तुम ब्राह्मण के घर पैदा हुए हो, ब्राह्मण का ही काम करोगे, तुम क्षत्रिय में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्राह्मण होना ही तुम्हारी गर्वता है, तुम्हारा मतलब एक तरह से तुम्हारा अस्तित्व है, उसी चीज़ के लिए तुम पैदा हुए। तो ये रिजिडिटी हमें कास्ट सिस्टम में देखने को मिलती थी कि हम किस तरह का ऑक्यूपेशन, किस तरह का व्यवसाय चॉइस करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक लोअर कास्ट का पर्सन पढ़ना चाहता है, आगे टीचर बनना चाहता है या कुछ आगे प्रोफेसर बनना चाहता है, मतलब उस टाइम पे प्रोफेसर नहीं, मतलब बुद्धिजीवी बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, पढ़ लिखना चाहता है, तो उसको वो अलाउड नहीं था। सिर्फ बड़ी कास्ट ही जो थी वो पढ़ लिख सकती थी। ओके, कास्ट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, हर एक कास्ट का एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन था। फॉर एग्जांपल लोहार क्या करेगा, लोहे का काम करेगा, उसके अलावा किसी और का काम कर सकता है, नहीं कर सकता। रैंक बेस्ड ऑन रिचुअल प्योरिटी एंड पॉल्यूशन ऑक्यूपेशन, रैंक जो बेस थी वो बेसिस थी रिचुअल प्योरिटी एंड पॉल्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशन, कि कौन से व्यवसाय में कितनी प्योरिटी और कितना पॉल्यूशन है। जैसे कि हम बात करें जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था लोहार, तो लोहार जो थे वो लोहे का काम करते थे, फिर भी जो ब्राह्मण्स थे उनको थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे, उनसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बट हम बातचीत कर लेते थे क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन उनको थोड़ा बहुत प्योर लगता था। बट जो उससे भी लोअर कास्ट थी, जैसे कि शूद्रास थे जो मतलब मिनाइल वर्क करते थे, या फिर जो नाली साफ करने का इस तरह का काम करते थे, तो ब्राह्मण कास्ट उन कास्ट को अछूत मानते थे, वो छूते तक नहीं थे, उनसे बात तक नहीं करते थे। तो ये बड़ा ही दिक्कत देखने को मिलता है आपको कास्ट सिस्टम में, कि जिस तरह का आप ऑक्यूपेशन कर रहे हो उसी तरह से आपसे बात की जाएगी। ओके, ब्राह्मण अपर मोस्ट कास्ट रैंक्ड टास्क विद सेक्रेड नॉलेज, मतलब उन जो ब्राह्मण कास्ट थी उनको ये माना जाता था इनको देवताओं की नॉलेज है, देवी देवताओं के बारे
बारे में ये जानते हैं। टीचिंग एंड परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस, ओके, मतलब वो टीच करते थे कि ये करो वो करो, बट जो लोअर कास्ट थे उनको ये माना जाता था कि ये अछूत है, इनसे बात नहीं करनी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन इन कास्ट स्ट्रक्चर। कास्ट स्ट्रक्चर में हमें किस तरह से वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडिया में कास्ट सिस्टम से पहले हमारे ऋग्वेद में क्या था, वर्ण सिस्टम था, जिसमें कि 4 वर्ण हमें बताए गए थे। लेकिन उस वर्ण सिस्टम के बाद हमें कास्ट देखने को मिली है। जैसे आप जो कास्ट सिस्टम है ना, वो बेसिकली आपको उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और अपना ये गुजरात प्लस जितने भी नॉर्दर्न स्टेट है ना, पंजाब और हरियाणा, इन मतलब जो नॉर्दर्न स्टेट है, इन सब स्टेट में आपको कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। बट आप जैसे ही साउथ में आएंगे ना, तो साउथ में ज़्यादातर वर्ण सिस्टम को फॉलो किया जाता था, वर्ण सिस्टम को बढ़ावा दिया गया था। ओके, तो वेरिएशन इन कास्ट स्ट्रक्चर, caste structure varies across different regions of India. Different pattern of caste ranking, customs, behavior, marriage rules and caste dominance. Okay, चलिए नेक्स्ट बात करें कास्ट काउंसिल, पंचायत, मतलब हर एक कास्ट की एक पंचायत होती थी, जो कि कास्ट में जितने भी लोग थे उनमें कोई भी झगड़ा होता था या कोई भी परेशानी होती थी, ग्रीवियंसेस होते थे, उनको सुनते थे और सुलझाते थे। ओके, और वो जो काउंसिल्स थे वो मेनली बड़े बूढ़ों की तरफ से हेड किए जाते, जिनको पंच बोला जाता था। ओके, caste council, each caste has its own council to address grievances. Council regulate caste behavior and enforce norm. Council headed by the caste elders capable of excommunicating members, distinct from village panchayat serve as all villages regardless of caste। देखिए, गांव ग्राम पंचायत एक अलग चीज़ होती है और जो कास्ट काउंसिल की पंचायत होती थी वो अलग होती है। ग्राम पंचायत में आपसे ये नहीं पूछा जाता आप किस कास्ट के हो, बट जो कास्ट काउंसिल होती थी उनमें ये पर्टिकुलर कास्ट के ही पंच होते थे। ओके, चलिए अब बात करते हैं डुमोंट्स क्रिटिक ऑफ कास्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए, डुमोंट जो थे ना, उन्होंने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया था। ओके, मतलब उन्होंने ये माना था कि जो जी एस घुरे ने बताया ये बातें बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा एक और हमारे सोशियोलॉजिस्ट हुए F.G. वैली, जो कि फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। ओके, उन्होंने इंडिया में आके बहुत ज़्यादा स्टडी की और उन्होंने इंडिया के अकॉर्डिंग जो टर्मिनोलॉजीज थी उनको यूज़ किया, ना कि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। तो F.G. वैली ने बताया था कि जो जितना मतलब जिसका जितनी कास्ट बढ़ी है उतना ही उसके साथ उतना ही उसके पास ज़्यादा पैसा है और उस पैसे की वजह से वो ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रोंग है। F.G. वैली ने क्या बोला था कि जो जितने भी बड़ी कास्ट के लोग हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको छोटी कास्ट से रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है और उस पैसे की वजह से वो ज़्यादा धनी है। ज़्यादा धनी होने के कारण वो ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है। अब इस पर डुमोंट क्या कहते हैं? डुमोंट भी एक सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि कास्ट और सोशियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देती है कास्ट के मतलब कॉन्सेप्ट को। ओके, उन्होंने बोला कि वेल्थ एंड पॉलिटिकल पावर लिंक टू राइजिंग इन रिचुअल रैंकिंग, बट मतलब धनी होने से और पावर होने से ये तो हम कह सकते हैं कि रिचुअल प्रैक्टिसेस में राइजिंग हुआ है, जो उनकी प्रथाएं थी, उनकी धारणाएं थी, उनको बढ़ावा मिला है, बट ऐसा नहीं कह सकते वही पॉलिटिकली एक्टिव थे। ओके, डुमोंट क्रिटिक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ कास्ट एज पॉलिटिको इकोनॉमिक डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन। डुमोंट ने ये कहा था कि कास्ट को पॉलिटिक्स से जोड़ के इकोनॉमिक्स से जोड़ना गलत चीज़ है।
ओके। क्रिटिसाइजेस एफ जी बैले, डुमोंट ने किसको क्रिटिसाइज किया था? एफ जी बैले के आर्ग्यूमेंट को कोइंसाइड जो है वो क्रिटिसाइज किया था। वेल्थ एंड पॉलिटिकल पावर लिंक्ड इन रिचुअल राइजिंग, मतलब ज़्यादा धनी होने से, ज़्यादा पावर होने से जो है रिचुअल प्रैक्टिसेस में जो उनकी रिवाजें थी उनको बढ़ावा मिला। जैसे कि जो मतलब ज़्यादा धनी थे वो ज़्यादा भगवान की पूजा कर पाते थे, ज़्यादा भजन कीर्तन कर पाते थे। कास्ट रैंकिंग सिस्टम वैलिडेटेड बाय डिफरेंशियल कंट्रोल ओवर विलेज रिसोर्सेज, इनका ये मानना था, डुमैंट का ये मानना था कि कास्ट रैंकिंग की वजह से आपको जो विलेज के रिसोर्सेज है उस पर एक अलग तरह का अधिकार मिल जाता था। ओके, चलिए 4.3 थ्योरेटिकल अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट सिस्टम। अब हम थ्योरेटिकली सीखेंगे कि कास्ट सिस्टम क्या था। ओके, तो थ्योरेटिकली समझने के लिए हमें पहले एट्रीब्यूशनल और इंटरेक्शनल अप्रोच समझनी पड़ेगी। देखिए, एट्रीब्यूशनल का अप्रोच का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने देखा हाथी है, ओके, क्या एक हाथी है, हाथी की सूंड कैसी दिखती है, आँख कैसी दिखती है, पूंछ कैसी दिखती है, उसका शरीर कैसा दिखता है। तो ये क्या है? एक एट्रीब्यूशनल अप्रोच, मतलब उसके हर एक पार्ट को देख के समझना कि सूंड से ये पानी पीता है, पूंछ को ये हिलाता है, इसका शरीर बड़ा है इस वजह से ये ज़्यादा खाता है। ओके, और दूसरा होता है इंटरेक्शनल अप्रोच। इंटरेक्शनल अप्रोच का मतलब हाथी को आप हाथ लगा के देखें, क्या वो उछलेगा या वो आपको पीछे खींच मारेगा, देखे, मतलब ये होता है इंटरेक्शनल अप्रोच। तो हम कास्ट सिस्टम के इंटरेक्शनल और एट्रीब्यूशनल अप्रोच में पढ़ेंगे। पहले एट्रीब्यूशनल की बात कर ले। एट्रीब्यूशनल में हम ये देखेंगे कि अलग अलग जो सोशियोलॉजिस्ट हुए हमारे, उन्होंने कास्ट सिस्टम पे क्या क्या बोला है। ओके, इंटरेक्शनल अप्रोच में हम ये देखेंगे कि कास्ट सिस्टम की वजह से क्या मतलब रिलेशनशिप थे लोअर कास्ट अपर कास्ट में, या किस तरह के जो मुद्दे हैं हमें देखने को मिले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एट्रीब्यूशनल अप्रोच की। एट्रीब्यूशनल अप्रोच, एनालाइज्ड कास्ट बाय इम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक, हमें कास्ट को एनालाइज करना है बाय कैरेक्टरिस्टिक। पहला सोशियोलॉजिस्ट जीएस घुरे थे हमारे, जेएच हटन थे। डिफाइन द कास्ट सिस्टम बाय इट्स सिग्निफिकेंट फीचर्स। इन दोनों सोशियोलॉजिस्ट ने, जो कि जीएस घुरे और जेएच हटन थे, इन्होंने कास्ट सिस्टम को उनके कैरेक्टरिस्टिक से, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, उनसे डिफाइन किया था। 6 फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम आर प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड बाय घुरे। जो 6 फीचर थे, जो कि मैंने अभी आपको पहले 6 फीचर्स बताए, वही घुरे ने अपने मतलब थ्योरी में लिखे थे। अब बात करें की फीचर्स बाय हटन की। हटन ये मानते थे कि सेंट्रल फीचर जो है वो कास्ट सिस्टम का वो है एंडोगैमी। एंडोगैमी मतलब मैरिज विद इन वन कास्ट ओनली। ओके, दूसरा जो उनका फीचर था वो था रेस्ट्रिक्शन एंड टैबू बिल्ट अराउंड एंडोगैमी, मतलब जो एंडोगैमी है ना उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस बना दी गई। पहले हम सभी एक मतलब ये मान लेते हैं कि एक गांव में अलग अलग कास्ट है। अब कास्ट ए है, कास्ट ए के एक लड़का है, और कास्ट बी है जो कि लोअर कास्ट है, उसकी एक लड़की है। तो मतलब इसको छोड़िए आप, मैं एक सिंपल बताती हूँ कि जो कास्ट सिस्टम है ना उसमें ये माना गया कि अगर आप अपनी बाहर से कास्ट के में शादी करेंगे तो आपको जो है गांव से निकाल दिया जाएगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा। तो इस तरह के जो टैबूज है वो क्रिएट किए गए कास्ट सिस्टम में अकॉर्डिंग टू हटन। टैबू ऑन टेकिंग कुक्ड फूड फ्रॉम अदर कास्ट, मतलब ये भी एक टैबू बना दिया कि आप जो दूसरी कास्ट है उससे कुक्ड फूड नहीं ले सकते। ओके, चलिए अब बात करें एम.एन. श्रीनिवास की स्टडी। एम.एन. श्रीनिवास थे, ये जो है हमारे जीएस घुर्रे इनके स्टूडेंट थे। जीएस घुर्रे महाराष्ट्र से आते हैं और इनके स्टूडेंट थे एक एम.एन. श्रीनिवास। उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अराइजिंग बिटवीन कास्ट। इनकी जो मेन स्टडी थी वो बेस्ड थी कि किस तरह से एक दूसरे कास्ट जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इंट्रोड्यूसेस डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट आइडेंटिटी। कास्ट आइडेंटिटी के अलग अलग जो डायनेमिक एस्पेक्ट है, डायनेमिक फीचर्स है, वो इन्होंने बताए।
ओके, चलिए अभी हमने एट्रीब्यूशनल अप्रोच कंप्लीट कर ली। एट्रीब्यूशनल अप्रोच में हमने किस किस को पढ़ा, जीएस घुर्रे को पढ़ा, हटन को पढ़ा और श्रीनिवास को पढ़ा। ओके, चलिए अब बात करते हैं इंटरेक्शनल अप्रोच की। इंटरेक्शनल अप्रोच में हम पहले बात करेंगे बैली की। ओके, बैली जिसका जो है जो क्रिटिक किया था, किसने किया था बैली का क्रिटिक, डुमोंट ने। ओके, चलिए एग्जामिन हाउ कास्ट सिस्टम आर लिंक्ड इन लोकल कंटेक्स्ट। बैली जो थे वो इंडिया फ्रेंच जो है सोशियोलॉजिस्ट थे, जो कि इंडिया में आकर अलग अलग कास्ट ग्रुप्स के बीच में रहे और उनको स्टडी किया। तो उन्होंने स्टडी किया कास्ट डायनेमिक्स एंड आइडेंटिटी यूनाइटेड बाय सेग्रीगेशन एंड हायरार्की प्रिंसिपल। मतलब एक यहाँ पे वर्ड आया है सेग्रीगेशन। क्या वर्ड आया है, सेग्रीगेशन एंड हायरार्की प्रिंसिपल्स। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, किससे, इकट्ठा होना। और हायरार्की प्रिंसिपल मतलब जो हमें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे नियम जो होते हैं उनको बोलते हैं हायरार्की प्रिंसिपल। उनका ये मानना था कि ये जो कास्ट सिस्टम है ना, ये किसकी वजह से, कि जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा किसी भी घर में पैदा हुआ, तो उसको जो पहले तो वो अपने ही घर के आसपास के जो लोग थे उन्हीं के पास खेलेगा कूदेगा, समझेगा आसपास के लोगों को। तो इनका मानना था कि ये जो कास्ट सेग्रीगेशन है ना, कि एक पर्टिकुलर एरिया में ब्राह्मण्स रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में जो है शूद्र रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में क्षत्रिय रह रहे हैं। तो पहली चीज़ तो है कास्ट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं वो लोअर कास्ट से बात नहीं करेंगे, या फिर लोअर कास्ट ब्राह्मण से बात नहीं करेंगे। इस तरह से जो था कास्ट सेग्रीगेशन हुआ। सेग्रीगेशन कैसे हुआ, क्योंकि सेम ग्रुप में ही आप बात करेंगे, सेम ग्रुप में आप बड़े बड़े होंगे। तो यस, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है आज, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। हायरार्की प्रिंसिपल, हायरार्की प्रिंसिपल मतलब ये जो कास्ट है ना, ये किसी भी बच्चे को अपने पिता से मिलती थी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। जो जिस कास्ट में पैदा होगा वही उसकी कास्ट होगी। कास्ट स्टैंड इन रिचुअल एंड सेक्युलर हायरार्की। कास्ट की वजह से जो रिचुअल और सेक्युलर हायरार्की थी, मतलब हर एक धर्म को सभी लोग हिंदू धर्म को मान सकते हैं, बट कुछ रिचुअल जो है वो अपर कास्ट ही कर सकती है, लोअर कास्ट नहीं कर सकती। ओवरलैप ऑफ रिचुअल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे हमें रिचुअल्स का, पॉलिटिकल सिस्टम का ओवरलैपिंग देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल, चेंजेस इन बीसीपारा ओडिशा आफ्टर इंडिपेंडेंस अफेक्टेड क्षत्रिय रिचुअल रैंकिंग। मतलब चेंजेस हुए थे बीसीपारा में, जिसकी वजह से जो ओडिशा के क्षत्रिय थे जो कि कुछ प्रथा फॉलो करते थे, उसमें उनको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। ओके, चलिए अब बात करते हैं मेरोइट की स्टडी की। मेरोइट ने ये समझा था कि अरेंजमेंट ऑफ कास्ट रैंकिंग इन रिचुअल इंटरेक्शन। इनका ये मानना था कि जो रिचुअल इंटरेक्शन होते हैं उसमें कास्ट की रैंकिंग होती है। मतलब जो धर्म के नाम पे प्रथाएं होती हैं उनकी वजह से कास्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाती है। रिचुअल हायरार्की लिंक टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हायरार्की। रिचुअल हायरार्की की वजह से ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हायरार्की हमें देखने को मिलती है। बोथ हायरार्की अफेक्ट कास्ट ऑर्डरिंग विद रिचुअल हायरार्की प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल। देखिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे गांव में कई बार देखा होगा कि कोई भी समारोह हो रहा है या कोई भी अच्छा काम हो रहा है, कोई भी कुआं या कोई नदी या कोई मतलब ऐसा सोर्स ऑफ वाटर आ रहा है गांव में। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ गांव के इलाकों को, जहाँ पे अभी भी कास्ट सिस्टम कई बार देखने को मिल जाता है। ये मैं पुराने समय की बात कर रही हूँ, जब मतलब पुराने समय में सभी लोग ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा जो है प्योर मानते थे। तो जब भी कोई नई चीज़ आती थी गांव में या कुछ भी होता था तो ब्राह्मण उसको इनॉग्रेट करते थे और ब्राह्मण ही उस पर कंट्रोल करते थे। जैसे कि कुओं का एग्जाम्पल ले लो, कुएं जब खुदे तो उस टाइम पे ब्राह्मण उस पर कंट्रोल करते थे। इस वजह से जो छोटी कास्ट थी वो उन कुओं से पानी नहीं ले सकती थी जिन कुओं में ब्राह्मण पानी पीते थे, जिसकी वजह से जो है हमें एक सेग्रीगेशन मिलता है कास्ट का, कि कुछ कास्ट जो अलग जगह से पानी लेके आ रही है, दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं, लेकिन कुछ कास्ट जो है वो इजीली पानी ले पा रही है। ओके,
डुमोंट के पर्सपेक्टिव को जानते हैं। डुमोंट ने बोला था कि लोकल कंटेक्स्ट इन्वॉल्व कास्ट रैंकिंग एंड आइडेंटिटी रिस्पॉन्स टू द आइडियोलॉजी ऑफ हायरार्की एक्सटेंडिंग ओवर द कास्ट सिस्टम। कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, हायरार्की इज एसेंशियल टू द कास्ट सिस्टम, प्योर वर्सेस इम्प्योर प्रिंसिपल, प्योर इज सुपीरियर एंड मस्ट बी केप्ट सेपरेट। मतलब वही है, डुमोंट ने भी यही समझा कि ये प्योर जो इम्प्योर का कॉन्सेप्ट है ये कास्ट सिस्टम में देखने को मिलता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं बॉक्स 4.2। आपकी बुक में एक बॉक्स दिया गया है 4.2 जो कि इस पैराग्राफ के जस्ट बाद है, जिसमें बोला है कास्ट एज एन अडोप्टिव इंस्टीट्यूशन, कंजर्वेटिव इफेक्ट और क्रिएटिव इफेक्ट। देखिए अभी के समय में जो कास्ट है वो अडेप्ट हो रही है, नई नई सिचुएशंस जैसे आ रही है, नई नई चेंजेस जैसे हो रहे हैं गवर्नमेंट में, सोसाइटी में, उसके लिए अडेप्टिव हो रही है कास्ट सिस्टम। तो पहले बात करें कंजर्वेटिव इफेक्ट की। कंजर्वेटिव इफेक्ट मतलब जो छोटी कास्ट है उनको कंजर्व करना, इंटीग्रिटी बनाए रखना, इंटरनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रिजर्व कास्ट इंटीग्रिटी। अब बात करें क्रिएटिव इफेक्ट की, एक्सटर्नल रिलेशंस विद अदर कास्ट मैक्सिमाइज रिसोर्सेज पावर एंड वेल्थ। मतलब अगर सभी कास्ट एक साथ मिलकर आएंगी तो जिस उससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज है, पावर है और धन है उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकेगा। पार्टिसिपेशन इन द मार्केट इकोनॉमी एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्रिएट ब्रॉडर लॉयल्टीज। मतलब ज़्यादा लोग जब आएंगे, बेईमानों की जगह ईमानदार जो लोग आएंगे सरकार में, उससे क्या होगा, हमारे देश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मॉडर्नाइजेशन एक्सरबरेट्स कंपीटिंग लॉयल्टी बिटवीन सिटीजनशिप एंड कास्ट स्टेटस। अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें अच्छे लोग चाहिए, कास्ट के लोग नहीं चाहिए पर्टिकुलर। ओके, चलिए अब बात करें थ्योरेटिकल पोजीशन ऑफ कास्ट की। कास्ट की थ्योरेटिकल पोजीशन क्या है? कास्ट एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड सिस्टम। कास्ट जो है एक स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम पे देखी जाती है। मतलब जैसे एक बॉडी होती है ना, बॉडी में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एक सेल होता है। वैसे ही हमारी इंडियन सोसाइटी में कास्ट को एक स्ट्रक्चरल यूनिट माना गया है। ओके, associated with institutionalized inequality, closure of social mobility, division of labor, ritual purity। कास्ट सिस्टम से, जैसे मैंने आपको बताया, कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस हमें देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल जो लोअर कास्ट है वो अपर क्लास के इक्वल नहीं है, जिससे इनइक्वालिटी को बढ़ावा मिलता है। प्लस सोशल मोबिलिटी भी कम होती है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक कास्ट से दूसरी कास्ट में जाना या एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना। जैसे कोई धनी है उसका निर्धन होना, या कोई निर्धन है उसका धनी होना। चलिए अब बात करते हैं हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की। वेरियस स्कॉलर्स एग्जाम्पल दुबोइस, नेस्फील्ड, वेबर, बेरेमैन एंड हैव एग्जामिन्ड कास्ट एज अ स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल फिनोमिना। कास्ट एज अ स्ट्रक्चरल रियलिटी में एग्जिस्ट विद अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए यहाँ पे एक टर्म आई है स्ट्रैटिफिकेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है सोसाइटी का अलग अलग लेवल्स में डिवाइड होना। अब कास्ट जो है उसको एक स्ट्रक्चरल यूनिट माना गया, जिसकी वजह से सोसाइटी अलग अलग लेवल में डिवाइड है। ओके, कास्ट एंड क्लास। देखिए यहाँ पे आपको मेन चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी होगी, कास्ट का मतलब क्या है और क्लास का मतलब क्या है। क्लास का मतलब ये होता है कि कितना पैसा है, कितना वो धनी है, कितनी उसकी इज्जत होती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लास। और कास्ट क्या होती है, जाति होती है। क्लास जो है वो डिफाइन नहीं होती बर्थ से। ऐसा हो सकता है किसी धनी का बच्चा जो है आगे जाके निर्धन हो जाए। ओके, मतलब क्लास हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। क्लास आप चेंज कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और आप बड़े आदमी बन सकते हैं, लेकिन कास्ट को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हायरार्की बेस्ड है। तो यहाँ पे कास्ट और क्लास में क्या रिलेशनशिप है? ओवरलैप ऑफ कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में ये देखा गया है कि जितनी ज़्यादा बड़ी कास्ट है उतना ही ज़्यादा पैसा है, उतना ही ज़्यादा रुतबा है उस इंसान के पास, इसलिए उसकी हाई क्लास है। और जितनी लोअर कास्ट है उतना ही कम पैसा, उतनी ही गरीबी, भुखमरी देखने को मिलती है, और उस वजह से ही उनकी जो क्लास है वो लो है। ओके, योगेंद्र सिंह का व्यू देख ले। क्लास एज अ सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी शेयरिंग सिमिलर स्टेटस। मतलब
क्लास भी एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के रूप में मतलब देखी जा सकती है। जैसे कि अपर कास्ट होती है, अपर कास्ट में जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ज़्यादा बड़ा इंसान माना जाएगा। लेकिन अगर कोई अपर कास्ट से है और उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी ज़्यादा लोग इज्जत नहीं करेंगे। ओके, इसलिए कहा जाता है कि मतलब जिसका पैसा है उसको सब मानते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं करते। इज्जत किस चीज़ की करते हैं? पैसे की करते हैं, क्लास की करते हैं। ओके, तो क्लास भी क्या है? एक सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी है। जैसे क्लास एक सोशो कल्चरल कैटेगरी है, इसी तरह से जो क्लास है वो सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी है। अब बात करें एंद्रे बेटलाइट्स की स्टडी की। एंद्रे ने बोला था डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड क्लास इन श्रीपुरम साउथ इंडिया। इन्होंने जो साउथ इंडिया के श्रीपुरम है उनको समझा था। ये भी एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उसको समझने की कोशिश की थी श्रीपुरम की। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे कास्ट और क्लास का बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। किस तरह से? ग्रेजुअल डिसोसिएशन ऑफ क्लास सिस्टम फ्रॉम कास्ट स्ट्रक्चर, अचीविंग क्लास पोजीशन इंडिपेंडेंट ऑफ कास्ट, क्लोज लिंक बिटवीन कास्ट क्लास एंड पावर स्ट्रक्चर, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टैंडिंग। इन्होंने भी ये देखा कि अचीविंग क्लास पोजीशन इंडिपेंडेंट ऑफ कास्ट, मतलब हम ये मैटर नहीं करता हमारी कास्ट क्या है, चाहे हम लोअर कास्ट से हो या अपर कास्ट से, लेकिन हम पैसा तो कमा सकते हैं ना। पैसे पे तो कोई नहीं रोक सकता हमें, हम पैसे कमा सकते हैं और हाई क्लास में जा सकते हैं। ओके, उन्होंने ये बताया था कि कास्ट क्लास और पावर में बहुत ज़्यादा क्लोज लिंक है। जिसके पास जितना पैसा है उतना ज़्यादा उसके पास पावर है, उतना बड़ा उसको माना जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हर बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं आपको PYQ सोल्व कराऊंगी तब मैं आपको जजमानी सिस्टम के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि ये देखो मैंने चैप्टर्स में पढ़ा है और जजमानी सिस्टम पे क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बात करते हैं जजमानी सिस्टम की। जजमानी सिस्टम जो है विलियम वाइजर ने मतलब देखा था, समझा था इन 1937। आप ये ईयर देख रहे हैं 1937, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट अगर आप उस स्टोरी को समझोगे ना तो आपको ये जो चीज़ें ना ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जब हमारा इंडिया जो है ना, मतलब हमारे भारत में बहुत सारे जो बाहर से लोग आए, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, हमारे को गुलाम बनाया और फिर उसके बाद अपने रिचुअल्स भी लेके आए, अपने सिस्टम्स भी लेके आए। सबसे पहले मतलब हमारे देश में आज़ादी से पहले तो ब्रिटिशर्स से पहले थे मुगल्स। ठीक है, जो मुगल के टाइम पे आए थे, मुगल्स में कोई मतलब मुस्लिम्स में कोई कास्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कास्ट सिस्टम को फॉलो करते। क्यों? क्योंकि कुछ लोग थे जो भारतीय थे, बट वो मुगल्स ने उनको मुस्लिम में कन्वर्ट किया था। तो एक गिफ्ट था हमारी इंडिया का मुस्लिम कम्युनिटी को कि उनमें कास्ट सिस्टम मिला। ठीक है, उस टाइम के मुगल्स को ये गिफ्ट मिला हमारे भारतीय समाज से। तो वहाँ पे उस समय कास्ट सिस्टम था। लेकिन जैसे जैसे मुगल्स अपना कार्यकाल कर रहे थे तो अकबर के समय बहुत सारे मतलब मुगल एम्परर हुए जिनके समय इक्वालिटी को बढ़ावा दिया गया और कास्ट सिस्टम को कम कर दिया गया। फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने भी इक्वालिटी पे जोर दिया गया और कास्ट सिस्टम कम होता गया। धीरे 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 कास्ट सिस्टम ख़त्म होने वाला था। लेकिन जब 1848 का विद्रोह हुआ और जैसे 1857 की क्रांति हुई, तो उस समय क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर अपनी कास्ट को मैटर नहीं कर रहे थे, वो कि मेरी कास्ट ये है मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, इस तरह से नहीं। सब लोग, सभी कास्ट, सभी जातियाँ इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि यार ये तो सारे इकट्ठे हो गए, अब अगर ये इकट्ठे हैं तो हमारा हारना तो तय है। तो इसीलिए 1901, मैं बता रही हूँ समय 1901 से लेके 1940 तक ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जो इंडियन कम्युनिटी उसको कास्ट सिस्टम में बांटो।
उन्होंने सर्वेस किए कास्ट सिस्टम पे, उन्होंने अपने अपने सोशियोलॉजिस्ट भेजे, ब्राह्मण्स को टॉप पे रखा और जो अदर कास्ट उनको लोअर पे रखा, ब्राह्मण्स को अलग से ज़मीनें दी गई, उनको अलग अलग अधिकार दिए गए, जिससे कि क्या हो, एक इन्फीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में आ जाए और वो उसको ला भी पाए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश को, हमारे इस ये जो कास्ट सिस्टम है ना, इसको कॉन्टिन्यूटी मिली। अगर ब्रिटिशर्स सर्वे नहीं करते, अगर ब्रिटिशर्स फोकस नहीं करते कास्ट सिस्टम पे, तो अभी तक ये कास्ट सिस्टम ख़त्म हो चुका होता। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जाते 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 ये कास्ट सिस्टम को लोगों के दिमाग में डाला, जानबूझकर डाला, ताकि लोग अपने आप को सुपीरियर और अदर कास्ट को इन्फीरियर, या अपने आप को इन्फीरियर जो विलियम वाइजर थे, इन्होंने 1937 में स्टडी की उत्तर प्रदेश के विलेज की। ओके, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, ये थ्रू आउट द इंडिया है। ओके, और यहाँ पे एक जजमानी सिस्टम इन्होंने देखा। जजमानी सिस्टम क्या था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं ना, उनको लोअर कास्ट के लोग कुछ सर्विसेज देते थे, उन सर्विसेज के बदले अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को कुछ अनाज या इस तरह की चीज़ें दे देते थे। इससे क्या था, इससे हमें ये पता चला कि दोनों कास्ट किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बट जैसे जैसे कैश आया, जैसे जैसे मतलब लोगों के पास पैसा आया, ये जजमानी सिस्टम ख़त्म होता चला गया। ओके, चेंज एंड कंटिन्यूटी विद इन द कास्ट सिस्टम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं सोशल मोबिलिटी इन द कास्ट सिस्टम। मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी क्या थी, एक कास्ट से दूसरी कास्ट में जाना। तो कास्ट सिस्टम ट्रेडिशनली व्यूड एज रिजिड एंड क्लोज्ड विद नो मोबिलिटी बिटवीन कास्ट स्टेटस। मतलब कास्ट सिस्टम में ये माना जाता था कि ये बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम है और इसमें मोबिलिटी नहीं हो सकती, आप एक कास्ट से दूसरी कास्ट में जा ही नहीं सकते। तो सोशल मोबिलिटी इम्पॉसिबल थी। लेकिन social mobility process where individuals or group have the social hierarchy either upward or downward. Reality, caste system exhibit flexibility and dynamic nature allowing for social mobility. ऐसा नहीं है कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती थी इन रियल वर्ल्ड। पहला जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को वो मिली, संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने बताया, एम.एन. श्रीनिवास ने बताया। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डेवलप्ड टू डिस्क्राइब सोशल मोबिलिटी विद इन द कास्ट सिस्टम, लोअर कास्ट इमुलेटिंग कस्टम्स, रिचुअल्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ हायर कास्ट स्पेशली ब्राह्मण्स टू क्लेम हायर स्टेटस। इसमें ये बोला गया कि आप संस्कृताइजेशन करना चाहते हैं, आप लोअर कास्ट से है, आपको बुरा लगता है कि आप लोअर कास्ट से है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ब्राह्मण जैसे पूजा पाठ करते हैं, जैसे ब्राह्मण अपने आप सफाई, अपने आसपास सफाई रखते हैं, जैसे ब्राह्मण जो अच्छे काम करते हैं वो अच्छे काम करना शुरू कर दो, आप नॉन वेज खाना बंद कर दो, तो क्या होगा, आप लोअर कास्ट से अपर कास्ट में आ सकते हैं। ओके, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता था, संस्कृताइजेशन। विलियम राव स्टडी ऑफ द नोनिया कास्ट इन सीनापुर विलेज उत्तर प्रदेश। मतलब ये इसमें स्टडी भी की, जैसे ये हमारे विलियम राव थे, उन्होंने स्टडी की नोनिया कास्ट की, किसकी, नोनिया कास्ट की, कहाँ पे, सीनापुर विलेज इन उत्तर प्रदेश। आउटकम क्या था इसका, मोबिलिटी विद इन द कास्ट सिस्टम फेसिंग हॉस्टिलिटी फ्रॉम हायर कास्ट। मतलब ऐसा तो हो रहा था कि लोअर कास्ट से अपर कास्ट में जा रहे थे, लेकिन फिर भी लोअर कास्ट से अपर कास्ट में जाने के बाद भी लोग उनको उतनी अच्छे से डील नहीं कर रहे थे। ओके, चलिए बात करते हैं वेस्टर्नाइजेशन की। हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिशर्स का शासन था, तो उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन भी किया। वेस्टर्नाइजेशन मतलब वो बोलते थे क्या ये पूजा पाठ में लगे हुए हो, क्या ये मूर्ति की पूजा कर रहे हो तुम, छोड़ो ना इसको, हमारे जैसे वेस्टर्न बनो, मॉडर्न बनो, चेयर पे बैठो, टेबल पे बैठ के खाना खाओ। इस तरह से वेस्टर्नाइजेशन हुआ। वेस्टर्नाइजेशन में वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया गया। जो महिलाएं थी वो साड़ी छोड़कर गाउन्स पहनना शुरू कर दिया,
बट ये जो वेस्टर्नाइजेशन है ना, ये हमें लोअर कास्ट में नहीं देखने को मिला, हमें अपर कास्ट में ये चीज़ें देखने को मिली। इम्पैक्ट क्या हुआ? साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ और एक नया पॉलिटिकल कल्चर हमें देखने को मिला। ओके, चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन का कास्ट सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात थी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जो गांव छोड़कर लोग शहर में जा रहे थे, शहर में बहुत छोटे छोटे घर होते थे, किराए पे रहते थे, बहुत कम मजदूरी मिलती थी। अब ऐसे गांव में से जाके शहर में बसना एक तो आसान बात नहीं थी, और शहर में रह के कास्ट सिस्टम को फॉलो करना इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि शहरों में आपकी लगातार हर किसी से बातचीत होती है, सब्जी वाला, दूध वाला, नाई, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, बचपन से कभी देखा भी नहीं है, बट उनकी हेल्प लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी हेल्प नहीं लोगे तो आप मर जाओगे। तो इस समय आपका सिस्टम, इस समय जो जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था, उस समय कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को हमें मिली। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? क्योंकि शहरों में क्या था, कास्ट को कोई फॉलो नहीं करता था। अब एक बात बताइए, शहर में आप बीमार हो गए, तो बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से क्या ये पूछेंगे कि आपकी कास्ट क्या है? डॉक्टर साहब नहीं पूछेंगे ना। इससे अच्छा तो आप ऊपर ही चले जाओ, 2-4 दिन और बीमार रहो, सीधा आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा, राइट। तो अर्बनाइजेशन की वजह से कास्ट सिस्टम में रिडक्शन देखी गई। ओके, इन M.N. श्रीनिवास 1962, माइग्रेशन वीकेंड रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मण्स। माइग्रेशन की वजह से जो ब्राह्मण्स थे उनकी रिस्पेक्ट कम होने लग गई। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस फैक्टर, मतलब आज़ादी के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद जो है कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। मॉडर्न एजुकेशन जो थी वो हर एक इंसान के पास पहुंच रही थी, प्रोफेशंस अलग अलग डेवलप हो रहे थे और मोबिलिटी भी मिल रही थी लोगों की। इससे क्या हुआ कि मॉडर्नाइजेशन और सोशल मोबिलिटी को बढ़ावा मिला। ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो ऑक्यूपेशन थे, शहरों की तरफ लोग बढ़ रहे थे, शहरों में जो थे ऑक्यूपेशन कास्ट के हिसाब से नहीं, उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से मिल रहे थे। अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसकी कास्ट लोअर कास्ट है तो उस पर फोकस नहीं किया जा रहा था, उसकी एजुकेशन पे, क्वालिटी पे फोकस किया जा रहा था। जिससे क्या हुआ, कास्ट की जो हायरार्की थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। मैरिज की बात करें तो मैरिज में भी लीगल चेंजेस हमें देखने को मिले, जैसे कि जैसे ही हमें आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आर्किटेक्चर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जय भीम, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली, जिससे जो हमारी लोअर कास्ट थी उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। अब इस तरह से जैसे जैसे लोग कास्ट सिस्टम को छोड़ रहे थे, उस तरह से एंडोगैमी को भी लोग छोड़ रहे थे कि आप अदर कास्ट में भी शादी कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट आया 1954 में और हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, जो कि अलाउ करता था इंटरकास्ट मैरिजेस को। अब इससे क्या क्या फैक्टर्स थे यहाँ पे? वेस्टर्न फिलोसफी, को एजुकेशन, वर्किंग टुगेदर। इससे क्या हुआ कि इंटरकास्ट मैरिजेस ज़्यादा देखने को मिली। चेंजेस इन कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस मिले? सबसे पहले रामकृष्ण मुखर्जी ने बताया 1958 में कि जो सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कास्ट में, वो चेंज देखने को मिल रहा है हमें। अर्बन एरियाज़ में क्या था, सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा थी, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ कास्ट नहीं थी, बल्कि ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन थी कि किस तरह का इंसान है, उस तरीके से बात की जाती थी। अकॉर्डिंग टू घुर्रे 1961, कास्ट नो लॉन्गर रिजिड इन ऑक्यूपेशन, मतलब ये मैटर नहीं, मतलब GS घुर्रे जिन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि कास्ट के क्या क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उन्होंने 1961 में ये बोला कि अब कास्ट सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रहा है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका है। आप किसी भी कास्ट में हो, कोई भी ऑक्यूपेशन आप चूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है लोहार का बच्चा लोहे का ही काम करेगा, खाती का बच्चा सिर्फ लकड़ी का ही काम करेगा, या फिर जो नाई का बच्चा है सिर्फ नाई का ही काम करेगा। नहीं, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑक्यूपेशन
चूज़ कर सकती है। एंड्रे बेतेले का क्या कहना था, चेंजेस इन स्ट्रक्चरल डिस्टेंस लाइफस्टाइल एंड कमेंसलिटी एंडोगेमी, इन सब चीज़ों में हमें देखने को मिला था। ओके, चलिए अब बात करते पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म की। क्या क्या मेजर्स टू प्रोहिबिट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखिए कास्ट है, अपर और लोअर का यहाँ पे फ़र्क है, तो हमें डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला था कि जो लोअर क्लास के कास्ट के लोग हैं उनको अच्छे से बात नहीं की जा रही, उनको अनटचेबल्स बोल के भगा दिया जा रहा है, या उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए गए। रिफॉर्म मतलब चेंजेस किए गए। ओके, मतलब एजुकेशन हर एक बच्चे को मिली, और जिससे कि और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है रिजर्वेशन मिली कास्ट को, पर्टिकुलर कास्ट को। ओके, अब हम बात करेंगे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर की। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड फंडामेंटल ह्यूमन राइट इंश्योर्स इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स मतलब जन्म सिद्ध अधिकार जो दिए गए थे उनमें था इक्वलिटी, कि हम जो है इक्वल बराबरी के साथ रहेंगे, आज़ादी के साथ रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 1950 में गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि अनटचेबली नहीं होगी, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको ये बोल दो कि तू अछूत है और मैं तेरे को छू नहीं सकता, ऐसा कोई कर नहीं सकता है। ओके, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट इन 1989। एट्रोसिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, जो उनके साथ अत्याचार होते थे उनको प्रिवेंट करने के लिए जो है एससी और एसटी कम्युनिटीज़ को जो है स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड की। कहाँ कहाँ पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, एम्प्लॉयमेंट में, और बहुत सारी जगह। अब बात करें डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड नेशनल कमीशन, मतलब सोशल वेलफेयर और नेशनल कमीशन के डिपार्टमेंट बनाए गए जो कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब की हेल्प करेंगे। अनटचेबिलिटी को एक ऑफेंस माना गया इन 1955, रीनेम्ड एज अ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट इन 1976। ओके, prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation. Prohibition manual scavenging without protective equipment seeks to rehabilitate manual scavengers with alternative employment. मतलब जो manual scavengers थे जो कि नाली गटर साफ करते थे, तो उनको लिए भी ये बोला गया कि इनको अच्छे से उपकरण दो, ये हाथों से नहीं करेंगे, ग्लव्स दो, इनको अच्छे से मतलब इक्विपमेंट्स दो। ये रूल कब आया, 2013 में आया। ओके, चलिए अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स फॉर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 15(4) है जो कहते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। आर्टिकल 16(4) है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 46 है एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 340 है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो इनिशियल रिजर्वेशन कब मिली थी, 1950 में मिली थी। 12.5% थी शेड्यूल कास्ट के लिए और 5% थी शेड्यूल ट्राइब के लिए। लेकिन 1950 की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको चेंज किया गया, जिसमें कि 15% दी गई शेड्यूल कास्ट को और 7.5% की गई शेड्यूल ट्राइब को। अदर बैकवर्ड क्लासेस को हर एक मतलब स्पेशल प्रोविजन के लिए भी बनाए गए। ओके, अब बात करें चैलेंजेस और इवैल्यूएशन की। इसमें क्या क्या हमें चैलेंजेस और इवैल्यूएशन मिले। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मेजर, मतलब जो ग्राउंड रियलिटी थी ना, अनटचेबिलिटी, ये सब चीज़ें ये बहुत मतलब बाद में ठीक होती हुई दिखी। स्टार्टिंग में कोई चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं आया, बट धीरे धीरे चेंज आने लगे। इसका कॉन्टीन्यूस असेसमेंट हम कह सकते हैं कि 10 साल पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है। ओके, चलिए कास्ट सिस्टम इवोल्यूशन। कास्ट सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। चेंजेस इन कास्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल फंक्शन नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर आर चेंजिंग। जो ट्रेडिशनल फंक्शंस थे, मतलब जो गांव में ब्राह्मण्स के रोल थे, शूद्रास के रोल थे, क्षत्रिय के रोल थे, वो अब हमें चेंज होते हुए दिख रहे हैं। ओके,
कास्ट इज एक्वायरिंग न्यू फॉर्म्स टू सूट चेंज्ड इन्वायरमेंट एंड माइंडसेट। कास्ट में भी चेंजेस मिल रहे हैं जिससे माइंडसेट और इन्वायरमेंट में मतलब सोशल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है। परसिस्टेंस ऑफ कास्ट, गांव के लोग इलाकों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी आंखों से अभी मतलब मैंने खुद अपनी लाइफ में अभी कास्ट सिस्टम देखा है, अपने गांव में देखा है। तो वो जो कास्ट सिस्टम है ना, वो धीरे 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 ही जाएगा, वो ऐसे एकदम नहीं जाने वाला। बट हाँ, ये सच है कि रूरल एरियाज में कास्ट सिस्टम अभी भी है। अर्बन एरियाज़ में कास्ट सिस्टम है बट बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में है और कॉम्प्लेक्स क्लास ग्रुप में भी है, बट इतना नहीं है जितना गांव के इलाकों में। अर्बन एरियाज़ में बहुत कम कास्ट सिस्टम है। ओके, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, ये मतलब धीरे धीरे कंटिन्यू भी रहेगा और चेंज भी होता जाएगा। जैसे जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का बेनिफिट हो रहा है अदर बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल ट्राइब्स को, शेड्यूल कास्ट को, तो वो धीरे धीरे चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। प्रेसिडेंट जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है वो एक मतलब शेड्यूल ट्राइब से आती है। तो ये सब क्या है, ये धीरे 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 लोगों को चेंज देखने को मिल रहे हैं कि हाँ, हर एक कास्ट, हर एक मतलब इंडिया का कोई भी सिटीज़न जो भी चाहे वो परस्यू कर सकता है। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से मैं थोड़ा धीरे बोल पा रही हूँ, गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी पूरी कोशिश की। अगर आपके कोई भी सजेशंस है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।